Dear learner, welcome to the Samad Academy, one-stop e-learning platform for accounts, GST, TDS, software like Tally ERP9, etc. Topic is concept of GST in introduction. तो पूरे के पूरे जो कोर्स मॉड्यूल है दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ जीएसटी, वो स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी समझना जरूरी है। अगर आपने जीएसटी थ्योरेटिकल कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, बट फिर भी हम इंफॉर्मेशन के तौर पे जीएसटी होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि बात करें कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज जीएसटी, वाई जीएसटी, ये जो पुराना वैट होता था, वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज रिकंसिलिएशन क्या है, इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें हम साथ में देखेंगे और साथ में देखेंगे बिजनेस इम्प्लीकेशन, यानी कि इनपुट क्रेडिट एक्सपेंसेस, इलस्ट्रेशन, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, वेदर वी आर अकाउंटेंट या वेदर वी आर सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर या फिर हम वी आर जस्ट फ्रेशर, तो हमें एज अ बिजनेस में अपने एंड पे क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्या क्या टेक केयर करने होंगे। तो ये चीज़ें तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही करेंगे, और जो आने वाले टॉपिक है, अगले जो फर्दर टॉपिक है, उसमें भी हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जीएसटी स्टार्ट कब हुआ था, जीएसटी स्टार्ट कब हुआ, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं, बट एक मोटे मोटे तौर पे जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जीएसटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी स्टेट में बाई करते थे तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट रेट से मिलता था, और वही सेम प्रोडक्ट किसी इंडिया के दूसरे स्टेट में अलग रेट से मिलता था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया में दो तरह के टैक्सेस लगते थे। एक होता था सेंट्रल, दैट इज मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल टैक्स लगता था, और एक होता स्टेट स्पेसिफिक टैक्स। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब कि सेंट्रल तो ठीक है, पूरे इंडिया में एक ही तरह का टैक्स लगाते थे, दैट इज चाहे वो एक्साइज हो गया, चाहे वो सर्विस टैक्स हो गया। बट जब लोकल टैक्स की बात होती थी, जो स्टेट टैक्स की बात होती थी, तो हर एक स्टेट का अपने अपने अकॉर्डिंगली उनका रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन था, और टैक्स उनके अकॉर्डिंगली रेट अलग अलग हो सकता था सेम प्रोडक्ट का। तो ये इंडिया एक नेशन के तौर पे था, लेकिन यहाँ पे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, दुनिया भर के टैक्सेस थे। तो सारे के सारे टैक्सेस को जब बात आएगी कि ये सारे टैक्सेस मैकेनिज्म को हटा के कुछ नया लाया जाए, तो इसके लिए काउंसिल मीटिंग हुई, देन आफ्टर इसके पार्लियामेंट में बहस हुई, लोकसभा में इंट्रोडक्शन आया, तो ये इसकी बात हुई 2010 में हम एक नया टैक्स मॉड्यूल लॉन्च करेंगे कॉल जीएसटी। बट 2010 में लॉन्च नहीं हुआ, वो आते आते यूपीए गवर्नमेंट से फिर एनडीए गवर्नमेंट आ गई, और उन्होंने धीरे धीरे इस बिल को एज अ डिफरेंट मोड में जुलाई 2017 में लॉन्च किया। तो कहने का मतलब इसकी नीड इसलिए पड़ी कि हमारे यहाँ पे टैक्स मैकेनिज्म का प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, जहां पे दुनिया भर के टैक्सेस अप्लीकेबल होते थे। उस टैक्स को हटा के, उस टैक्स को प्रॉब्लम्स को, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल के एक नया टैक्स, एक सिंप्लीफाइड टैक्स लाने के लिए ही जीएसटी की जरूरत पड़ी। तो जीएसटी एग्जैक्टली है क्या, जीएसटी को हम समझते हैं एक्चुअली क्या है। जीएसटी अगर आप बात करो, इज अ सिंगल यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स दैट एम्स एट यूनाइटिंग इंडियाज कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर टू वन नेशन वन टैक्स रिजीम। कहने का मतलब होता है कि जीएसटी जो है एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स मैकेनिज्म है, जिसका मेन पर्पस है कि जो इंडिया में इतने सारे कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, उसको हटा के, कि अगर इंडिया एक नेशन है, इट इज वन नेशन, देन डेफिनेटली वहां पे एक टैक्स भी होना चाहिए। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस की क्या जरूरत है, तो वो सारे टैक्सेस को रिमूव करके वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी को लाना ही जीएसटी का मेन मकसद था, ये नहीं कि ये एम था। अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या होता है, आप प्रोडक्ट
या फिर आप कह लो सर्विस, आप जिस स्टेट में कंज्यूम करोगे, यानी कि जिस स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई होगा या सर्विस ली जाएगी, तो टैक्स बेनिफिट पर्टिकुलर उसी स्टेट को मिलना चाहिए। होता क्या था पहले कि कुछ स्टेट स्पेसिफिक, जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम होता था लेट्स से केरला में, तो उसका बेनिफिट केरला स्टेट को नहीं मिलता था बिकॉज मैन्युफैक्चरर इज महाराष्ट्र। तो जो ज्यादा करके रेवेन्यू होता था, पोर्शन होता था, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाता था। बट अंडर जीएसटी कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में ये हो गया कि प्रोडक्ट जिस स्टेट में कंज्यूम होगा, टैक्स बेनिफिट पर्टिकुलर स्टेट को जाएगा। It is levied on all supply with a seamless flow of credit, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, till it reach एंड कंज्यूमर। यानी कि इस केस में क्या होता है कि एज अ ट्रेडर, अगर आप मान लो एक ट्रेडर हो, एक बिजनेस ऑपरेटर हो, और आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो परचेज पे आपने जो टैक्स पे किया हो वो आप पूरा का पूरा एज अ इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर सकते हो। तो कहने का मतलब होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरा का पूरा फ्लो होता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि ये एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है। कहने का मतलब होता है सारा का सारा जो टैक्स है वो एंड कंज्यूमर बेयर करता है। हाँ, जो बिजनेस हाउसेस अपना मार्जिन ऐड करते हैं वो मार्जिन पे ही सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और अल्टीमेट जो इसका बर्डन है सारा का सारा वो एंड कंज्यूमर के पास ही जाता है। यानी कि इसमें जो क्रेडिट फ्लो होता है वो सीमलेसली हो सकता है। अर्लियर केसेस में क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट जाता था, उस केसेस में जो टैक्सेस लगते थे वो कहलाता था सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, लेकिन सामने वाला बायर उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता था। ओनली वैल्यू एडिशन आर टैक्स, मैंने बताया कि मार्जिन, आप जितना मार्जिन, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, आपने उस पर 18% के हिसाब से 18% के हिसाब से जीएसटी पे किया, बट आप जब प्रोडक्ट सेल करोगे तो डेफिनेटली यू विल ऐड योर मार्जिन, दैट इज लेट्स से 120, तो 120 पे आप टैक्स चार्ज करोगे, बट जो ये 20 रुपीज आपने मार्जिन ऐड की, वैल्यू ऐड की है, तो ये 20 रुपीज के ऊपर एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज 100 रुपीज जो आपने परचेज किया है उस पे तो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया इन फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स पे टू द सप्लायर। So GST has replaced all the indirect taxes called central excise duty, countervailing duty, special additional duty, CST, VAT, entry octroi, surcharge, cess, services tax, ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर होते थे, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग स्टेट के रूल्स, ये जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे सारे के सारे जो टैक्स मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुके हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि ये खत्म हो चुके हैं, हालांकि कहीं कहीं पर अभी भी लगते हैं, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अभी भी पुराना टैक्स मैकेनिज्म लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पेट्रोल ले लो, आप अगर पेट्रोल भराने जाओगे तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता है, वहां पे लगता है वैट, वो स्टेट स्पेसिफिक हो गया। अब उस सिमिलरली ले लो आप अल्कोहल, जो आप अल्कोहल परचेज करने जाओगे उस पे जो टैक्स लगता है वो है अपना वैट, जीएसटी उस पे कवर्ड नहीं है। तो ये चीजें हमने एक अंडरस्टैंड की कि जीएसटी का मेन पर्पस क्या था, जीएसटी है क्या। अच्छा, व्हाई जीएसटी इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट भी क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, इंक्रीज रेवेन्यू। यस, बहुत सारे पर्पस के साथ जीएसटी को लॉन्च किया गया कि टैक्स सिंप्लीफाई होगा। ये जो टैक्स बर्डन होता था, दैट इज डबल टैक्सेशन होते थे कि सर अपना एक्साइज भी लगता था उसमें, प्लस पर्टिकुलर स्टेट का वैट भी लगता था, तो ये इतने सारे टैक्सेस लगते थे। अभी दोनों को हटा के एक सिंपल टैक्स लगा दो तो इसका रेट सेम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था कि मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी प्लस वैट, तो इससे टैक्स रेट बढ़ता था, तो वो क्या होता है उसका इफेक्ट कम हो गया। इसका केस स्टडी देखेंगे हम लोग। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, यस इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। आप पूरे के पूरे सिस्टम को आप ऐसे टेक्नोलॉजी पे ही पूरा समझो इसको, बिकॉज जीएसटी पोर्टल पूरा का पूरा आपका अकाउंटिंग, आपका रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल्स, रिटर्न्स, सारे के सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू होने वाले हैं। यहाँ पे ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग, यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट मैनुअल फाइलिंग जाके नहीं कर सकते हो। रेवेन्यू इंक्रीज होगा, यस इट इज अ मेन पर्पस कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां पे प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, सर्विस कंज्यूम होता है, उस स्टेट की तो रेवेन्यू इंक्रीज होनी ही चाहिए। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा एक ओल्ड सिस्टम एंड जीएसटी सिस्टम के साथ
समझते हैं इसको। तो ये एक मैंने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पुराने वाले मैकेनिज्म में कोई कार की 2.5 लाख रुपए होती थी और वो मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट ऐड करता था, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट रहेगा तो डेफिनेटली उस पर अपना प्रॉफिट तो ऐड किया जाएगा। लेट्स से 20% अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट अपना मार्जिन ऐड किया गया, तो जो एमआरपी से, दैट इज एमआरपी नहीं मतलब कॉस्ट की सेलिंग प्राइस, कार की सेलिंग प्राइस डिसाइड हुई है, दैट इज 3 लाख रुपीज। अब ऐसे केस में जब प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वहां पे एक्साइज ड्यूटी ऐड की जाएगी, दैट इज लेट्स से राउंड फिगर दे रहा हूं 10%, 30,000। तो कॉस्ट क्या हो गया 3 लाख प्लस 30,000, लेकिन एक्साइज के साथ साथ वहां पे क्या टैक्स लगेगा, वैट भी लगेगा। तो 3,30,000 पे वैट लगेगा, तो प्रोडक्ट का फाइनल जो प्रोडक्ट हो गया वो 3,63,000। एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को बाई करने जाएगा तो वो प्रोडक्ट उसको मिलेगा 3,63,000। मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस, वो सब चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब पुराने टैक्स मैकेनिज्म में ये वही कार उसको 3,63,000 की पड़ती थी। अब जीएसटी में आने से क्या हुआ कि अगर वही कार 2.5 लाख, प्रॉफिट सेम 50,000, एक्साइज ड्यूटी तो नहीं है, वैट तो है नहीं, अब ये जीएसटी लेट से एग्जांपल अगर 20% पे करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि 3 लाख पे 30,000, 3,30,000 पे भी वैट लगाना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 लाख पे सीधा यहाँ पे 20% टैक्स। 20% टैक्स यानी कि आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे वैट, एक्साइज ड्यूटी पे 10% था, वैट भी 10% था, तो टोटल 20% तो टैक्स लगा वहां पे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल 20% टैक्स लगा, बट यहाँ पे क्या हो गया, 20% यहाँ पे ऐसे नहीं लगा, यहाँ पे 10% पहले कॉस्ट पे लगा है, फिर ये कॉस्ट ऐड होने के बाद उस पे वैट पे 10% लगा। तो कहने का मतलब 20% टैक्स नहीं लगा, ये मोर देन 20% हो गया। दिखने में आपको 20% लग रहा है, बट यहाँ पे क्या फ्लैट आपका जो कॉस्टिंग डिसाइड होती है आफ्टर एडिंग योर मार्जिन, वहां पे 20% दैट इज 60,000। अब आपके इसमें देखो यहाँ पे 30,000 प्लस 33 यानी कि 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा कस्टमर को, जबकि यहाँ पे जीएसटी लगने के बाद फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग कंज्यूमर को पड़ेगी वो 3,60,000। तो यहाँ पे ये इस तरह से जीएसटी के अंदर ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो करंट टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि मैं बात करूं करंट टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर, ये पुराने के टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे होते थे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल में एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्टेट में वैट, सीएसटी, परचेज, लग्जरी, सरचार्ज, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, इस तरह के मल्टीपल टैक्स होते थे। तो ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो अब पूरे के पूरे तरह से देखा जाए तो जीएसटी के अंदर कवर्ड हो चुके हैं, या फिर अब वो यूज में नहीं आते हैं सर्टेन प्रोडक्ट को छोड़ के। तो टैक्स कंपोनेंट फॉर जीएसटी, टैक्स कंपोनेंट में देखो 3 तरह के जीएसटी टैक्स कंपोनेंट है, आप सिंपल समझो, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। सीजीएसटी अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन सेम स्टेट कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप सप्लाई करते हो, तो उस केस में आपका जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी होगा। साथ साथ में सेम केस में अगर आपका प्रोडक्ट विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम यूनियन टेरिटरी, विद इन सेम बोलो तो अगर सेम यानी कि बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है स्टेट के, तो इस केसेस में प्रोडक्ट का जो रेट होगा जो दैट इज उसके अकॉर्डिंगली वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यानी कि अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, दैट इज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इन सच केसेस अगर आपका प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे जहां पे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, उस केसेस में एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी विद द सेम रेट ऑफ 18%, बिकॉज यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं होगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में तो जो सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट का जो जाएगा वो स्टेट को जाएगा, और आईजीएसटी का होगा, ये आईजीएसटी अमाउंट डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक फर्स्ट पार्ट जाता है वो सेंट्रल को, एंड सेकंड पार्ट जो जाता है वो जाता है पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में सर्विस या प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है उस स्टेट में आईजीएसटी का बेनिफिट जो पोर्शन ऑफ द अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसके कंपोनेंट थे। तो कौन कौन से टैक्सेस है जो अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेड सब्ज्यूम हो गए हैं, तो जो पुराने सेंट्रल टैक्सेस थे, चाहे एक्साइज की बात कर लो, चाहे सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज, ये जितने टैक्सेस थे ये पुराने के पुराने आप ये कवर्ड होते हैं अंडर सीजीएसटी। यानी कि ये जो पैसा रेवेन्यू का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था अब वो सीजीएसटी के थ्रू मिलता है। सिमिलरली जो स्टेट के वैट, परचेज, लग्जरी, एंट्री, सरचार्ज,
जो भी टैक्सेस थे ये एसजीएसटी में कवर होते हैं यानी कि स्टेट में, और आईजीएसटी यानी कि जो पहले सीएसटी होता था, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती थी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती थी, ये सारे के सारे जो टैक्सेस है अब ये आईजीएसटी में कवर्ड होते हैं। तो कहने का मतलब होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 कंपोनेंट्स है, साथ साथ में एक और टैक्स लगता है, एक और टैक्स नहीं बोलूंगा मैं, उसको एज अ रिप्लेस कर दो एसजीएसटी के साथ, उसको हम जो यूटीजीएस है, यूनियन टेरिटरी, जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री दैट इज हमारा जो स्टेट, हमारा जो नेशन है वो स्टेट और साथ साथ में कुछ यूनियन टेरिटरी को मिला के बना हुआ है। स्टेट तो वो होता है जहाँ पे अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट यूनियन टेरिटरी वो होते हैं जहाँ पे उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। बट हालांकि दो यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कोई स्टेट नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का बहुमत नहीं मिला हुआ है, बट फिर भी वहां की खुद की अपनी विधानसभा है। वहां के अभी फिलहाल में श्री अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी खुद की अपनी विधानसभा है, तो वहां पे केस में उसको एज अंडर जीएसटी उसको स्टेट ही कवर किया जाता है, और वहां पे जो टैक्स लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दिल्ली के साथ सिमिलरली एक पुडुचेरी, तो ये दो जहां पर अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट अगर मैं बात करूं दूसरे यूनियन टेरिटरी, जैसे कि अभी जो रिसेंटली एक नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख में कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, बल्कि वो यूनियन टेरिटरी में कवर्ड होता है। तो लद्दाख के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट लद्दाख के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कोई प्रोडक्ट सेल होता है, तो उस केस में सीजीएसटी, और वहां पे स्टेट नहीं कहलाता, वो कहलाता है यूटीजीएसटी। तो वहां पे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी टैक्स जो है बनेगा। अब बात करते हैं टैक्सेस नॉट लाइकली टू बी, मतलब ये टैक्सेस जो है वो इसके अंडर कवर्ड नहीं है जीएसटी में फिलहाल, तो जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, स्टेट में रोड पैसेंजर टोल टैक्स, प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये जीएसटी में कवर्ड अभी भी नहीं है। साथ साथ में अगर बात करूं मैं, अल्कोहल भी कवर्ड नहीं है। तो कौन कौन से हैं जो गुड्स में कवर्ड नहीं है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन ऑयल, नेचुरल गैसेस, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो लिकर शॉप होते हैं वो उस पे भी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्जेस, जीएसटी कैसे लगेगा। लेट्स से लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन सेम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देन वी हैव टू चार्ज टैक्स कॉल CGST plus SGST because it is a transaction of intra-state supply. In case of location of supplier and place of supply, that is Maharashtra to Gujarat, crossing boundary of one state to another state, then in case you have to charge IGST because it is an interstate supply. ये interstate supply है, तो इस केस में हमें IGST चार्ज करना पड़ेगा। पुराना, अब बात करते हैं ओल्ड इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। देखो ओल्ड इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट क्या होता है ये हम आगे आने वाले वीडियो में भी समझेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट कैसे करना होता है। हम प्रैक्टिकल केसेस समझेंगे, वहां पे पुराना मैकेनिज्म भी समझेंगे और नया वाला भी समझेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनपुट। इनपुट इज समथिंग लाइक दैट व्हाट वी आर मेकिंग पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इफ वी आर रेगुलर डीलर, तो वो रेगुलर डीलर क्या कर सकता है, वो जो परचेज के टाइम पे टैक्सेस पे किया है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पुराना टैक्स मैकेनिज्म कहता था कि आपके पास 3 तरह के इनपुट हो सकते हैं, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो गया। तो सबसे पहले आपको सीजीएसटी का इनपुट आप सीजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट करो, अगर कुछ बच गया सीजीएसटी में तो वो आईजीएसटी में चले जाओ एडजस्ट करने के लिए। सिमिलरली एसजीएसटी टू एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी में इनपुट बच गया बैलेंस तो आईजीएसटी की लायबिलिटी नॉक ऑफ करो। एंड आईजीएसटी का जो इनपुट आपके पास है वो आईजीएसटी में पहले फिलअप करो, यानी कि अगर आईजीएसटी का नॉक ऑफ करो, अगर आईजीएसटी में इनपुट बचा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये पुराना मैकेनिज्म होता था जो कि आज के दिन भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज नए मैकेनिज्म में क्या होता है, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। जैसे आपने यहाँ पे देखा सीजीएसटी सबसे पहले खाली होता है, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बट नए मैकेनिज्म में क्या हो गया, नया मैकेनिज्म ऐसा क्यों किया वो हम लोग अगले वीडियो में, दैट इज इनपुट वाले वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में। तो आईजीएसटी पहले केस में क्या हो गया कि आईजीएसटी वाला जो टैब है वो सबसे ऊपर चला गया, तो आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी,
फिर CGST SGST। कहने का मतलब नए वाले मैकेनिज्म में आपको जो ये IGST का इनपुट है वो आपके पास जीरो करना है। सबसे पहले जब तक ये आप जीरो नहीं करोगे IGST का इनपुट, तब तक आप CGST ITC और SGST ITC के डब्बे को या कह लो गुल्लक को आप तोड़ नहीं सकते हो। आपको सबसे पहले इस गुल्लक को खाली करना पड़ेगा अंडर न्यू रूल। IGST का इनपुट टैक्स बैलेंस आपका ये जो बकेट है वो खाली हो जाना चाहिए। वो खाली होने के बाद भी कोई लायबिलिटी बनती है तो CGST SGST को यूज करो, बट CGST से एडजस्ट होगा और IGST से, SGST SGST से एडजस्ट होगा, IGST CGST SGST आपस में कभी एडजस्ट नहीं होते। इसका जब प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ये न्यू मैकेनिज्म IGST CGST SGST, CGST टू CGST फर्स्ट, SGST टू IGST। अगर CGST का ITC बच गया तो वो IGST में यूज कर सकते हैं, अगर SGST का ITC है वो बच गया तो फिर IGST में यूज कर सकते हो। ये न्यू रूल है, प्रैक्टिकल में करेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको। रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ रिटर्न, इनवॉइस मैचिंग, इनपुट क्रेडिट, ये भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कौन कैसे लोगों को करना है, रिटर्न्स का टाइप क्या क्या है, इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे एक बेसिक लेवल का। रजिस्ट्रेशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो रेगुलर डीलर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो होते हैं। देखो अगर आपका टर्नओवर देखो दो तरह के डिसाइडेड है, आप या तो गुड्स में डील कर सकते हो या तो आप सर्विस में डील कर सकते हो। अगर आप गुड्स में डील करते हो और चाहे आप सर्विस में डील करते हो, साथ साथ में आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे कि अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, ये मणिपुर अभी स्टेट नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपका दैट इज बिजनेस है और ऐसे केस में आपका गुड्स चाहे वो सर्विस का टर्नओवर अगर 10 और 20 दैट इज फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विस इससे एक्सीड होता है तो आपको कंपलसरी GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और फॉर अदर स्टेट दैट इज 20 फॉर 40 फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपका टर्नओवर इसके ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली GST में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बट लेने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप रेगुलर डीलर में जा सकते हो या फिर आप कंपोजिट डीलर में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब ये रेगुलर डीलर क्या होता है, ये कंपोजिट डीलर क्या होता है, जस्ट एक लाइन में हम समझते हैं, डिटेल में हम इसके आने वाले टॉपिक की वीडियो में समझेंगे। रेगुलर डीलर वो होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, प्लस हर एक इनवॉइस में टैक्स चार्ज करता है, हर एक इनवॉइस पे टैक्स बायर से कलेक्ट करता है और उसका मंथली रिटर्न फाइलिंग करता है, साथ साथ में मंथली इनवॉइस वाइज टैक्स लायबिलिटी डिस्बर्स करता है। वेदर एज कंपोजिट डीलर वो होता है जो लोकल डीलर के तौर पे काम करता है और कोई भी इनवॉइस के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करता है, वो टर्नओवर बेस पे टैक्स पे करते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होता है, दैट इज उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में काउंट होता है और उनके रिटर्न फाइलिंग के लिए भी अलग फॉर्म दिए हुए थे। उनका रिटर्न फाइलिंग बहुत सिंपल होता है, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कंपोजिटेशन के लिए, तो उनका टर्नओवर का लिमिट दैट इज टर्नओवर यहाँ पे देखता हमेशा वो चेंज होते रहता है। कंपोजिशन यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर इनका एक्सीड कर रहा है तो वो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, चाहे तो वो रेगुलर में जा सकते हैं या फिर कंपोजिट में आ सकते हैं। बट कंपोजिट में जाने से उनको क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नफा है, वो हम कंपोजिट वाले टॉपिक में और डिटेल में समझेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस यानी कि ये लोगों को जो है टैक्स अपना क्या नाम है कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही बायर को टैक्स अपना क्या नाम है उसको बायर को टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही बायर को टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं। और ये जो है टैक्स जो होता है हर एक इनवॉइस पे नहीं पे करेंगे, बल्कि इनको दैट इज टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे करना पड़ता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग GST रेट टर्नओवर पे डिफाइन किया हुआ है, जो कि हम उस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। सी यहाँ पे रेट डिफाइन है, आप और भी डिटेल में समझेंगे इसको हम लोग वो टॉपिक पे आएंगे। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यानी कि ये लोगों के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप टैक्सेबल पर्सन हो कैरिंग इंटरस्टेट सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दैट इज कैजुअल नॉन रेसिडेंट NRI हो, एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ये जितने भी लोग ISD हो गया, ई सेलर कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट TDS दैट इज अंडर GST वाला TDS, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको कंपलसरी मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर चाहे क्रॉस हो या ना हो, बट इन केस अगर उनका ये आता है और
किसी किसी केस में अगर टर्नओवर का भी अगर इंक्लूडेड है, बिकॉज इतने सारे टाइप्स है। अगर मान लो आपका बिजनेस है, आप बिजनेस सेल करते हो 10 लाख का टर्नओवर, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, बट अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो 10 लाख का टर्नओवर है तो ऑब्वियस बात है, अगर 10 लाख के नीचे है तो आपको कंपलसरी नहीं बनता है। बट इट इज बेटर कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, बिकॉज अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली जो बायर है वो प्रीफर करेगा ऐसे सप्लायर से परचेज करना जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बिकॉज वहां से जो प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। ये तो बात हो गई जीएसटी नंबर की। अभी जीएसटी नंबर की बात कर ले तो ये जीएसटी नंबर कुछ इस तरह से दिखता है, स्टार्टिंग विद द स्टेट कोड, फिर नेक्स्ट आपका पैन नंबर या आपका एंटिटी कोड, ये चेक नंबर, यानी कि दो जो नंबर है वो चेक नंबर है, फिलहाल यूज में नहीं है, दैट इज डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये नंबर का क्या यूज होता है, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह से दिखता है। अब बात करते हैं रेगुलर डीलर को क्या क्या रिटर्न फाइल करने हैं। ये बेसिक लेवल पे रिटर्न फाइलिंग क्या क्या करने पड़ते हैं, लेकिन कैसे करना है वो तो हम डेफिनेटली आगे सीखेंगे, लेकिन रेगुलर डीलर को क्या क्या रिटर्न फाइल करना है और इसका कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज GSTR1। GSTR1 रिटर्न वो रिटर्न होता है रेगुलर डीलर को जो महीने की 11 तारीख को, बट ये भी चेंज कर दिया गया टर्नओवर बेस पे, आप चाहो तो महीने की 11 तारीख को या क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने के, दैट इज जो अगला महीना उसके लास्ट डेट तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें फाइल क्या करना है, GSTR1 मींस सेल्स। सेल्स मतलब आउटवर्ड सप्लाई। आपने जो भी प्रोडक्ट चाहे सर्विस बाहर सप्लाई किया है, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई किया है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं ब्रांच ट्रांसफर ही क्यों ना हो, चाहे वो सेल ही क्यों ना हो, चाहे आपने सप्लाई क्यों ना किया हो, ऐसे केसेस में जहां पे भी आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है उसका इनवॉइस वाइज डिटेल आपको GSTR1 में फाइल करना होता है। इसके टेबल ऑफ कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसके केसेस अलग अलग होते हैं, रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस बहुत डिटेल में है जो कि हम अगले वीडियो में दैट इज टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे आपको GSTR1 प्रिपेयर करना है और रिटर्न फाइलिंग करना है। सो GSTR1 जो है मंथली फाइलिंग या फिर क्वार्टरली फाइलिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टर्नओवर, बट इट इज ऑलवेज सजेसेबल कि आप मंथली फाइलिंग करो, एंड अगर आपका टर्नओवर उतना फ्रीक्वेंट नहीं है तो आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, बट इट इज टू इजी एंड कीप द ट्रैकिंग ऑफ डेटा, इट इज सजेसेबल कि आप मंथली रिटर्न फाइल करो। साथ साथ में उसके बाद आता है GSTR2A। ये कोई रिटर्न नहीं है, दिस इज नॉट रिटर्न, बट GSTR2A is a monthly statement that is generated from system automatically। यहाँ पे GSTR2A स्टैंड फॉर ऑटो पॉपुलेटेड। तो GSTR2A वो रिपोर्ट है, सिस्टम जनरेटेड वो रिपोर्ट है जो कि आपको पोर्टल पे विजिबल होता है कि आपने कितने कितने परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर से किए हैं। तो ये कब जनरेट होता है, जब आपने किसी सप्लायर से परचेज किया था और आपने अपना GST नंबर सप्लायर को दिया था, एंड उसने उस सप्लायर ने अपना GSTR1 के ड्यू डेट यानी कि 11 तारीख को जैसे ही फाइल करेगा, विद इन नेक्स्ट डे 12th ऑफ मंथ आप अपना वो इनवॉइस पोर्टल पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि यस मेरे सप्लायर ने मुझे जो मैंने परसेल किया था उसका इनवॉइस अपलोड कर दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिकॉज इसमें रूल ये है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो अगर आपका सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और उसने अपलोड नहीं किया। इसमें डिटेल में रूल है, दैट इज 36(4) का रूल है, इसमें रिकंसिलेशन का रूल है। तो ये GSTR2A रिकंसिलेशन कैसे होता है, ये रूल कैसे फॉलो करना होता है, ये भी चीजें हम दैट इज रिकंसिलेशन वाले टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। उसका पूरा पर्टिकुलर एक डिटेल वीडियो है तो उसमें हम आगे कवर करने वाले हैं। उसके बाद GSTR2 एक रिटर्न होता था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको स्ट्राइक आउट किया है बिकॉज ये GSTR2 अब कोई रिटर्न नहीं है, बट GSTR2 मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखा है टू एक्सप्लेन कि GSTR2 जब जनरेट होता था बाई 12th, तो ऐसे केस में आपको सारा परचेस अपने परचेस रजिस्टर के साथ क्या करना पड़ता था, मैच करना पड़ता था।
तो इन दैट केसेस हो सकते थे कि सारे इनवॉइसेस में कुछ सप्लायर ने अपलोड ना किया हो और कुछ ने अपलोड किया हो, तो ऐसे केस में आपका परचेज रजिस्टर जीएसटीआर 2 में जो डिफरेंस आते थे वो डिफरेंस आपको एज अ जीएसटीआर 2 रिटर्न फाइल में अपलोड करना पड़ता था। बाय द मंथ ऑफ 15 आपको ये रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती थी। हालांकि बाद में चल के जीएसटीआर 2 दैट इज किसी ने इसको किया ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। रिकंसिलिएशन करना वाज नॉट एन इजी टास्क। 11 से लेके 15 का जो डेट मिलता था 4 दिन का, इसमें ये पॉसिबल नहीं लगा, ये फिट नहीं बैठा। इसकी वजह से क्या हो गया, इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर जीएसटीआर 1A भी हुआ करता था, जीएसटीआर 1A रिपोर्ट भी ये होता था। ये लेकिन होता क्या था, जब जीएसटीआर 2A में ऐसे जो जीएसटीआर 2 फाइल करते वक्त आप ऐसे इनवॉइस अपलोड कर दो जो कि आपके सप्लायर ने नहीं अपलोड किया, तो सप्लायर को ये दिखता था, यानी कि 1 और जो फाइल किया उसको 1A के तौर पे वो दिखता था कि अरे ये इनवॉइस हमसे अपलोड करना मिक्स हो गया। तो ये इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता था। ये इतना डिजाइन किया हुआ था, लेकिन डिजाइन किया हुआ था, कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली गुड, बट इसका जो टाइमलाइन दी हुई थी, इसका जो मैकेनिज्म दिया हुआ था, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सब लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे इंडिया में सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं, कोई भी आप चाहे अपना प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे आप अपना खुद का मोबाइल यूज करते हो, इवन मैं जो मोबाइल यूज करता हूँ, मुझे मोबाइल के इसमें से 50% फीचर सही तरीके से नहीं पते। मैं मोबाइल की बात साइड में रखता हूं, लेकिन मैं अगर टैली की बात करूं या फिर मैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर की बात करूं, मैं ज़ोहो की बात करूं, तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर के फीचर को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नहीं करने की वजह से क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड द सिस्टमेटिक एंट्री, कि जिस तरह से एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए उस तरह से रिकॉर्ड करें। अगर उस तरह से रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट, बट प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ पे लोग, मतलब एंट्री हो रही है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, बट काम चल रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे उसको स्मूथ बनाया जाए, उसको कैसे इजी बनाया जाए, उस पे फोकस नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये नहीं कि वो क्या नाम है, नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास वर्कलोड इतना है, उनके पास काम इतना है, उनके पास अदर टारगेट इतने हैं कि वो इस चीज को चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और साथ साथ में फिर गवर्नमेंट ने जो टाइम लाइन फ्रेम रखा था 11 फिर 12 15 फिर 20 तक, तो ये जो डेट था ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि इस डेट के अंदर इतना रिकंसिलिएशन कर पाना नहीं था, बिकॉज मिडिल इंडस्ट्री जहां पे 1 या 2 अकाउंटेंट होते हैं, वो अकाउंटेंट काम करेंगे या वो रिकंसिलिएशन करते बैठेंगे पूरे महीने, या फिर उनके अकाउंटेंट हो गया, या फिर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या उनके प्रैक्टिशनर हो गए। तो दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो हेंस ये जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 1A के कॉन्सेप्ट को निकाल दिया गया। बाद में चल के फिर बाद में जीएसटीआर 3 भी एक रिटर्न, पहले ये जीएसटीआर 3 था, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, तो जीएसटीआर 3 रिटर्न था जो 20 तारीख को फाइल करना पड़ता था। आफ्टर जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 1A रिकंसिलिएशन करने के बाद ये 3 फाइल करना पड़ता था, बट एज अ टेम्परेरी पर्पस के लिए वहां पे जीएसटीआर 3B रिटर्न का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो 3B रिटर्न को इंट्रोडक्शन करने का प्लान ये था कि 3B टाइमिंग के लिए चलेगा, बाद में इसको हटा के 3 लॉन्च किया जाएगा, बट जब 3B कंटिन्यू हुआ तो आज तक कंटिन्यू होते ही आया है। तो 20 तारीख को 3B रिटर्न फाइल करनी होती, जिसमें हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमारा आउटवर्ड सेल कितना था, दैट इज समरी बेसिस, इनवॉइस वाइज नहीं, उस पे लायबिलिटी कितनी हम लोग को पे करनी है, हमने कितना परचेज किया, उस पे ऑलरेडी हमने कितना टैक्स पे कर दिया, सो व्हाट इज आवर नेट टैक्स लायबिलिटी, दैट वी हैव टू मेक द पेमेंट, हमें पेमेंट करना है, चालान रेज करना है, रिटर्न फाइल करनी है, खत्म। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, 3B कैसे जनरेट करना है, फाइलिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीजें भी हमने 3B रिटर्न वाले टॉपिक में डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको आज के दिन नोटिस मिलता है, दैट इज जीएसटीआर 3A नोटिस, एक काइंड ऑफ नोटिस है जिसको आप पाने के बाद आपको विद इन 15 डेज के अंदर आपके जितने पेंडिंग रिटर्न है आपको वो फाइल करनी है। साथ साथ में आपको जीएसटीआर 3 के बाद एक जीएसटीआर 9 भी फाइल करना होता है, दैट इज एनुअल रिटर्न फाइलिंग। एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये एक तरह का रिकंसिलिएशन रिटर्न है, जो वहां पे आपको सारी चीजें मैच करनी पड़ती है कि पूरे साल में आपने जो जो फाइलिंग किया है वो एज पर डेटा मैच हो रहा है क्या, वो आपको एज अ जीएसटीआर 9 में फाइल करना पड़ता है। तो ये भी चीजें हमने एज अ कैसे प्रोसेस करना है, इसके टॉपिक क्या है, इसमें इफ एंड बट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डेटा क्या पुल करना है, क्या अपडेट करना है, वो भी हमने एनुअल रिटर्न वाले टॉपिक में कवर
किया हुआ है। तो डिटेल में समझेंगे हर एक टॉपिक को, जितने भी रिटर्न है वो हम एक डिटेल में समझेंगे। अब ये प्रोसेस देखो कैसा होता था, पैसा ये मैकेनिज्म कितना बेहतर तरीके से डिजाइन किया हुआ था, वो समझो कि गवर्नमेंट चाहती कैसा था कि लोग कैसे करें। तो एग्जांपल के तो सुपर कार लिमिटेड जो है वो परचेज करता है रत्ना स्टील से, एक इनवॉइस आया, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि ये मेरा परचेस है, और तो रत्ना स्टील ने अपने सेल्स की एंट्री में रिकॉर्ड कर ली कि ये उसका सेल है। उसी तरह से दूसरा इनवॉइस रिकॉर्ड करते गए 3 इनवॉइस, यानी कि रत्ना ने 3 सेल किया और 4 सेल किया और 4 परचेस अपनी एंट्री एज सुपर कार की बुक में रिकॉर्ड हो गए कि रत्ना का 4 सेल्स और सुपर कार के लिए वो 4 परचेस एंट्री। ये एक तरह का मतलब सेल्स परचेस हो रहा है। तो सिमिलरली अब सुपर कार भी अपने बायर को सेल करेगा, दैट इज आरजे ऑटोमोबाइल को। तो ये सेल किया 1 इनवॉइस, ये 2 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, 4 इनवॉइस। तो ये 4 इनवॉइस इन्होंने सेल किया। अब देखो सुपर कार लिमिटेड, एज्यूम करो कि आप सुपर कार लिमिटेड हो, आपने 4 परचेज किए हैं, सिमिलरली 4 इनवॉइस आपने अपने बायर को सेल किया है। तो बीइंग अ सुपर कार लिमिटेड आपको रिटर्न कैसे प्रिपेयर करना था? आपको रिटर्न प्रिपेयर करने का डेट था दैट इज 10th, अर्लियर 10th होता था, लेकिन अभी 11th है मंथ। तो 11th को सुपर कार लिमिटेड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अकाउंटेंट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो क्या करेंगे, अपना सारा का सारा सेल्स प्रिपेयर करेंगे। ये जो सारे सेल्स इनवॉइस दिख रही है वो प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ में रत्ना भी अपना सेल्स प्रिपेयर करेगा, यानी कि जो सारा का सारा सेल्स है। तो रत्ना ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, रत्ना ने सेल किया 6, 7, 8, 10 4 इनवॉइसेस, लेकिन गलती से फाइल करते वक्त 7, 8, 10 6 नंबर का जो इनवॉइस है उन्होंने फाइल नहीं किया, माइट भी नहीं फाइल किया, ऐसा मिस्टेक हो सकती है इन जनरल। तो रत्ना ने भी फाइल किया, सुपर कार ने चारों का चारों इनवॉइस अपना पूरा का पूरा फाइल करने लग गए, यानी कि सुपर कार प्रॉपर तरीके से सारे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये चला गया सिस्टम पे, जीएसटी पोर्टल पे आपका डेटा अपलोडेड। डेटा अपलोड हो गया, यानी कि 10 तारीख या 11 तारीख का डेट आपने रिटर्न फाइल कर दिया जीएसटीआर और आप हैप्पी। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे दैट इज 12th को, पहले डेट में क्या होता था 11th को आपको एक रिपोर्ट आएगी दैट इज जीएसटीआर 2A। सुपर कार लिमिटेड के पास एक जीएसटीआर 2A रिपोर्ट आती है। जीएसटीआर 2A रिपोर्ट में ये देखना है, अब सुपर कार क्या करेगा कि ये अच्छा ये जीएसटीआर 2A आ गया, यानी कि मेरे सप्लायर ने सारा इनवॉइस अपलोड कर दिया है। तो सुपर कार क्या करेगा, अपने परचेस रजिस्टर से यहाँ से परचेस रजिस्टर से सारे इनवॉइसेस को वो रिकंसिलेशन करने बैठ जाएंगे। रिकंसिलेशन कैसे करना है वो हम रिकंसिलेशन वाले टॉपिक में समझेंगे। तो ये मैच करेंगे, ओके ये इनवॉइस 7, 8, 10 मैच हो गया, बट ये इनवॉइस का क्या, ये इनवॉइस तो मैच ही नहीं हुआ, ये इनवॉइस नहीं है, यानी कि सप्लायर ने ये इनवॉइस नहीं दिया। तो आज के दिन में ये इनवॉइस हमें एज अ उनको बताना पड़ता है कि सर आपने ये अपलोड नहीं किया है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, रिटर्न में ये बताना पड़ता है, और साथ साथ में ये बताना पड़ता है कि सर आपने अपलोड नहीं किया तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे चेक करना है कि जीएसटीआर 2A में जो अमाउंट है 9,000, 4,000, 9,000, इसका मैक्सिमम एडिशनल के तौर पे 10% आईटीसी में एक्सेस क्लेम कर सकता हूं। अभी मेरा आईटीसी 40,500 दिख रहा है बुक में, लेकिन मैं पूरा नहीं क्लेम कर सकता हूं। जीएसटीआर 2A में जितना दिख रहा है उसका 10% एक्सेस ले सकता हूं मैं एज पर न्यू रूल। तो ये मैं जस्ट एक छोटा सा एक लाइन के तौर पे मैंने आपको अपडेट कर दिया, बट जब प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया। मैकेनिज्म देखो कैसा था। अब ये जब सुपर कार लिमिटेड को पता चला कि अरे नहीं ये तो इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो वो क्या करता था, वो इनवॉइसेस को अपने इस जीएसटीआर 2A रिपोर्ट में ऐड करते थे और इसका एक रिटर्न फाइल प्रिपेयर करते थे, दैट इज बाय 15 जीएसटीआर 2 प्रिपेयर करते थे। तो जीएसटीआर 2 अब यहाँ से सुपर कार लिमिटेड से चला गया जीएसटी पोर्टल पे, और बेस्ड ऑन जीएसटीआर 2 जब रिटर्न फाइल होता था उनका इनपुट टैक्स बन जाता था 40,500 रुपीज। अब ऐसे केसेस में यानी कि अब उनको 40,500 रुपीज का ऐसा इनपुट टैक्स मिलेगा। इन्होंने जो सेल किया रत्ना ने 42,570 माइनस 40,500, तो उनकी नेट टैक्स लायबिलिटी होगी जो जीएसटीआर 3 में पे करनी पड़ेगी। 3 कहो या आज के दिन में 3B कहो। तो ऐसे केसेस में अब क्या हुआ, अब जब सुपर कार ने जीएसटीआर 2 सबमिट कर दिया तो रत्ना के पास एक मैसेज जाएगा दैट इज जीएसटीआर 1 16th, यानी कि नेक्स्ट डे जनरेट होता था। हालांकि ये नहीं होता आज के दिन में। आज के दिन में आपको ये मैन्युअली इंटीमेट करना पड़ता है रत्ना स्टील को, सर आपने ये इनवॉइस अपलोड नहीं किया। लेकिन पहले ये सिस्टम जनरेटेड था। देखिए कितनी ब्यूटी थी इसकी कि ये सिस्टम जनरेटेड होता था और रत्ना स्टील को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके देखना पड़ता था, अच्छा हाँ ये इनवॉइस। अब रत्ना स्टील चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अगर नहीं है तो नहीं रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रत्ना स्टील ने चेक किया कि हाँ ये तो चेक किया, अरे हाँ ये बराबर, ये इनवॉइस मैंने अपलोड
अपलोड नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया पोर्टल पे आके, और ये जाके उनका रिकंसिलिएशन यानी कि अब जाके ये इनवॉइस मैचिंग पूरा हो जाता है। सो दिस वाज द प्रोसेस जहां पे इनिशियल लेवल पे हुआ था कि 1 होगा, 2 होगा, 2A होगा, 1A होगा, देन फाइल जाके होगा आपका मंथली आपका GSTR3, यानी कि रत्ना स्टील भी GSTR3 फाइल करेंगे, सुपर कार आपका GSTR3। बट आज के दिन में क्या होता है, GSTR3 में 3B में मैचिंग जो कॉन्सेप्ट होता है रिकंसिलिएशन, वो मैनुअली आपको करना पड़ता है, सिस्टम से नहीं हो पाता है, बिकॉज सिस्टम से गवर्नमेंट ने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि हम लोगों ने ही रिजेक्ट किया, हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब ये इंप्लीमेंट मैं किसी एक का रीजन नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम रहा होगा, बट बाद में चल के 1A और साथ में जो ये 2 GSTR2 था, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरी तरह से बंद कर दिया गया। रिटर्न फाइल हो गए, GSTR3 आपने पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल चुका है, आप उसका लायबिलिटी आप अपने हिसाब से जो भी है 42,570 माइनस 4,500 आपने उतना टैक्स पे कर दिया है, दैट्स इट। ये जाके प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होता था। अब जाके आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट और आपका रिटर्न डन, आपका ITC GST और ITC आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे 40,500 मिल चुका है। तो ये पेमेंट आपका हो गया, तो ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। ये था आपका पुराना मैकेनिज्म जो GSTR 1, 2, 2A, 1A, 3 के साथ कंप्लीट होता था, बट आज के दिन में 1 होता है, GSTR 2A आता है, रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, चाहे सिस्टम जनरेटेड करो चाहे मैनुअली करो, और मैनुअली अपडेट करो अपने सप्लायर को कि भाई आपने नहीं किया है, एंड देन आफ्टर उसमें 36(4) रूल अप्लाई करो, कैपिंग चेक करो कि मैक्सिमम कितना ITC मिल सकता है अपने को, उतना आपको ITC लेना है मैनुअली प्रोविजनल बेसिस पे, और GSTR 3 भी प्रिपेयर करना है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हम आगे के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स, मैंडेटरी पेमेंट अमाउंट एक्सीडिंग 10,000, यस, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऑफलाइन चेक के थ्रू या फिर काउंटर पे आके भी हम लोग टैक्स पे कर सकते हैं। अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर आपका इनवॉइस अपलोड करेगा पोर्टल पे, टैक्स पे करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा मिल जाएगा, तो जाके आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। यही रूल आज के दिन में 36(4) में कहलाता है कि जब तक कि आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा तब तक आप उसका इनपुट टैक्स नहीं ले सकते हो, यानी कि जब तक GSTR रिटर्न फाइल नहीं करेगा सप्लायर, आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। Buyer gets input credit only if supplier pays GST, that is correct। सो ये होते थे फॉर्म्स, हालांकि ये फॉर्म जैसे ITC 1A मिसमैच हम लोग ने 1A देखा, 1B मिसमैच रिपोर्ट्स ऑफ सप्लायर, 1C मिसमैच रिपोर्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये डिफरेंट ITC फॉर्म्स थे पहले। तो ये मैं इसकी बात नहीं कर, बिकॉज ये अबॉलिश है, फिलहाल आज के दिन में ये काम नहीं करता है, लेकिन PPT आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। कंप्लायंस रेटिंग की बात हुई थी कि हम GST कंप्लायंस रेटिंग देंगे, 0 से लेकर 10 का रेटिंग मिलेगा सारे वेंडर्स को, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कहीं पे कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कि रेटिंग किसको क्या मिलती है, बिकॉज सबके सब आज के दिन उलझे पड़े GST कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो कस्टमर हैव चॉइस कि आपको आपसे परचेस करे या किसी और से परचेस करे, बिकॉज अगर आप GST कंप्लायंसेस हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइल करो, बिकॉज आज के दिन में यही है कि अगर मेरा सप्लायर GST पे ही नहीं करेगा, पोर्टल पे डालेगा नहीं, तो मैं उसे क्यों डील करूंगा भाई, उससे डील तो नहीं करूंगा। मैं ये चेक करूंगा कि भाई GST कंप्लायंस कौन सा पर्सन फॉलो करता है, कौन सा सप्लायर जो GST प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, उसके बाद ही मैं उसे परचेस करूंगा, अदरवाइज मेरा इनपुट टैक्स अटक जाएगा। तो अगर आपको रिटर्न फाइलिंग आपको करना है, दैट इज आपने 1 मंथ का फाइल किया, दूसरे मंथ का फाइल नहीं किया, तो तीसरे महीने का फाइल नहीं कर सकते GSTR 3B में, दिस इज द रूल, बिकॉज वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। लेट फीस भी है, कैंसिलेशन भी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने फाइल नहीं किया है, 6 महीने तक का ऊपर आपने फाइल नहीं किया तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो लेट फीस भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, और आपका ये सब चीज अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करोगे, GST को एज पर नॉर्मल ड्यू डेट रिटर्न के साथ फाइल नहीं करोगे, तो ये सीक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, फाइन्स भी है। मिक्स सप्लाई भी कॉन्सेप्ट है। मिक्स सप्लाई यानी कि एक कॉर्पोरेट किट है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे एक किट बनाते हो आप, जिसमें आप वॉच का GST रेट अलग है, वॉलेट का अलग है, टाई का अलग है, पिन का अलग है, लेकिन आप एज दिवाली गिफ्ट के तौर पे ये पूरा का पूरा एज अ पैक करके एज अ गिफ्ट एम्पर बना देते हो, तो ऐसे केसेस में ये मिक्स सप्लाई कहलाता है, और इसका एक सिंगल प्राइस रखते हैं, बिकॉज घड़ी का 500 रुपए, वॉलेट का 200 रुपए, टाई का 300 रुपए, पेन का 100 रुपए, सबका GST रेट अलग अलग, लेकिन सबको आपने पैक कर दिया और अपने फाइनल प्राइस रखा कि 1000 रुपए का गिफ्ट है। तो 1000 रुपए में अगर मान लो जब का GST रेट अलग अलग है, तो इसमें से जो भी हायर रहेगा, जैसे यहाँ पे सबका रेट अलग अलग है, 12, 5 to 18, तो जो 1000 रुपीज का आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया, उस पर जो GST रेट लगेगा वो हायर ऑफ दैट अबव, यानी कि 18% GST के रेट से आपको ये किट आपको सेल करना है। मिक्स केस ऑफ सप्लाई। मिक्स क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है, ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ही ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
ये टैक्स स्ट्रक्चर है 0%, 5%, 12, 18, 28। आज के दिन और भी है, दैट इज 3% भी है, स्पेशल केसेस में 0.01% भी है, और अलग अलग रेटेड है। लेकिन जीएसटी का नॉर्म्स ये है कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आने वाला प्रोडक्ट है, CGST या SGST का जो GST रेट है वो 20%, यानी कि टोटल रेट अगर बात करूं मैं तो 40%, यानी कि 40% के ऊपर कोई भी GST का रेट नहीं होगा। 40% अगर IGST तो CGST 20 एंड SGST 20, इससे ऊपर का GST रेट अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इनवॉइस रिवाइज कर सकते हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू अमेंड कर सकते हो, ये भी सब ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास प्रॉपर पर्सन नहीं है, आपके पास जो वर्कफोर्स आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से नहीं, तो सॉरी, जीएसटी इंप्लीमेंट करने में डेफिनेटली आपको डिले होगा, और आप डिले करते जाएंगे, और आप लेट फीस पेनल्टी के तौर पे अमाउंट पे करते जाएंगे। तो हमने बात कर लिया बहुत सी चीजों का, जिस तरह से गवर्नमेंट ने नोट बैन किया था तो हम लोगों ने चौकअप हो गए थे पूरे के पूरे, उसी तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद भी हम चौकअप हुए थे, लेकिन धीरे करते करते हम दोनों चीजों से निकले। हालांकि अभी भी हम उस चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो कैसा है, कहने का मतलब ये हो गया कि जिस नोटबंदी हुई, जीएसटी इंप्लीमेंट हुई, तो इसके बहुत सारे लोग इसका निगेटिव फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं, बट सिंपल फंडा ये होना चाहिए लाइफ का कि जो है हमें सामने वो फेस करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। एंड ऐसा कहा गया है कि देखो समय के साथ हर चीजें चेंज होती रहती हैं, तो हमें उस चीजों का स्वीकार करना चाहिए। और जो जीएसटी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने गवर्नमेंट के साथ, हमें जो भी रूल्स है, कंप्लायंसेस है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। हमें ये नहीं देखना है कि दूसरा वाला फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अगर खुद अच्छे हो तो डेफिनेटली आपका बायर और सप्लायर दोनों अच्छे हो जाएंगे। अगर आप खुद कंप्लायंसेस फॉलो करने लगोगे तो आपका बायर आपसे कभी कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद कंप्लायंस करो तो आप ये भी उम्मीद करोगे कि आपका सप्लायर भी कंप्लायंस हो, तो आपको देख के वो भी कंप्लायंसेस फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें देखी और सीरियसली मैटर को लेकर उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इससे हुआ क्या, B2B केसेस, बहुत सारे रिलेशन, मतलब मैं ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं आपको। मैं वैट एंड जीएसटी, दैट इज वैट में क्या होता था, आप वंस अ क्वार्टर, आपको जीएसटी में क्या हर महीने के GSTR1 फाइल करना है, GSTR2A देखना है, GSTR3 भी फाइल करना है, आपको रिकंसिलेशन करना होता है हमेशा। वैट में क्या एक बार कर दिया कहानी खत्म। यहाँ पे रिटर्न मतलब वैट में अलाउड था, लेकिन जीएसटी में कोई रिवीजन रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट वैट में नहीं था। यहाँ पे हर महीने आपको इनवॉइस जब तक मैच नहीं करोगे तब तक आप एक्चुअली पता नहीं कर सकते हो कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी इनपुट क्रेडिट लेने के लिए। तो ये सब चीजें जो है जीएसटी के अंदर पूरी तरीके से एक डिटेल में हमने देख लिया कि कैसे प्लान था और गवर्नमेंट ने क्या इंप्लीमेंट किया, और आज हम जीएसटी के किस फेज में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी अभी पूरी तरह से हमारे इंडिया में सक्सेसफुल हो गया, बट वी आर इन द फेज कि हम जीएसटी को धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में एकदम अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेंगे, और हम उसमें एक जो हमारा जो जीएसटी मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट कर रही है कि हम इसको और भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। ये पीपीटी के तौर पे मैं आपको ये सारी पीपीटी आपको दे दूंगा। आईटीसी ऑन एक्सपेंसेस की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ये वही चीज है जो कैस्केडिंग इफेक्ट की हम लोगों ने देखा था। जीएसटी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। जीएसटी में क्या होता है कि आप ऐसे जो भी खर्चे आप बिजनेस के यूज के लिए, बिजनेस के फर्दरेंस के लिए यूज करते हो, उस सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने ट्रैवल एक्सपेंस किया 1 लाख, ऑफिस प्रिंटिंग 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का आपका दैट इज एक्सपेंसेस है, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आपका, 4 लाख का एक्सपेंसेस, तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट बना आपका। बट सो नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख, बट जीएसटी में क्या होगा, एज्यूम करो कि जीएसटी में आपका 10% इसका जीएसटी है, तो ऐसे केसेस में आपका जो 4-10% है, तो यानी कि इसमें से आपका 40,000 रुपए तो क्या हो जाएगा, आपका ऐसा इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका एक्सपेंस कम हो गया 3,60,000, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई, 1,40,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट हो गया। इट मींस आपका हर एक एक्सपेंस पे आप उसका एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। सारी की सारी चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करोगे तो आपका एडिशनल कॉस्ट बर्डन में नहीं आएगा, बल्कि वो एज आपको इनपुट के तौर पे बेनिफिट मिल जाएगा, और आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम, एंड अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो
कैश फ्लो की बात करूं, ये सारी चीजें वही GSTR1 GSTR2 ये पुराने मैकेनिज्म, उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो हमें हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर यूज, हमारे पास प्रोसेस होने चाहिए। अगर हम लोग खुद एक्सपर्ट नहीं है तो हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि दूसरे एक्सपर्ट हो, बिकॉज स्टार्ट तो हमें खुद से करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, हमारा टैक्स पर्सन, हमारा कंसल्टेंट, हमारा टैक्स प्रैक्टिशनर इफ ही इज रेडी एंड इज स्टे कंप्लायंसेस, तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। अगर हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या आज के दिन में, हम लोग आज भी जीएसटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इजी वे से अंडरस्टैंड करने की बजाय उसको निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देख रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि चलो ठीक है आया तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है। दैट्स द वे यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज। सो ये सारी चीजें हो गई, हमने डिस्कस कर लिया। तो ये पुराना जो जीएसटी का मेरा ये पीपीटी फाइल थी, ये पीपीटी फाइल को मैंने रखा, इसमें से कुछ चीजें निकाली नहीं है जो कि अभी यूज में नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो GSTR1 इज जो होता है, ये जीएसटी पूरा इनवॉइस मैचिंग है, जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी टेक्नोलॉजी बेस्ड रिपोर्ट अगर बात करूं तो 1 क्लिक रिटर्न आना चाहिए, जीएसटी रिकंसिलिएशन करना है आपको, इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, जीएसटी नंबर प्रॉपर है आपका, सप्लायर से आप उसी सप्लायर से डील करो जो जीएसटी कंप्लायंसेस है। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अगर आप वही पुराने मैनुअल मैकेनिज्म में फॉलो करोगे तो सॉरी, आप जीएसटी कंप्लायंस में कभी फॉलो नहीं कर सकते हो। सारे लोग आगे निकल जाएंगे और आप उसी पुरानी चीजों पे अभी भी लगे रहोगे। तो ये तो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि टैक्स पेयर होता है वो अपना एप्लीकेशन यूज करेगा, दैट इज अपना सॉफ्टवेयर यूज करेगा। सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग करेगा, लेकिन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम में उसको एक जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, आप चाहो तो किसी भी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर वो होते हैं जो आपकी एज आपका एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप इजी वे से जीएसटी पोर्टल से कम्युनिकेट कर सको और अपना आप रिटर्न जो है अपलोड कर सको, रिटर्न फाइल कर सको, अपलोड कर सको, चालान जनरेट कर सको। ये सारी चीजें जो होती है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो टैली भी एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे हो जाता है अपना ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर। तो इसमें हमने ये चीजें जानी, हमने ये चीजें समझी, जो प्लान क्या था, हमने इम्प्लीमेंट क्या किया और आज के दिन हम कहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जो आने वाले वीडियो में, इस कोर्स के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली कि यस बेसिक लेवल पे क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली हम हर एक चीज वर्क कैसे करता है, इसका अप्लाई कैसे होता है, इसकी वर्किंग कैसे करनी पड़ती है, हम आने वाले वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। सो फॉर फर्दर एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन दैट यू वांट टू डू विथ मी, मेरा ये ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हूँ तो प्लीज़ आप मुझे एक व्हाट्सअप या फिर SMS ड्रॉप कर दे इस नंबर पे, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।